हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बहुत लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ लोग का बचा हुआ है, वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिनका सीटेट हो चुका है अब उनके लिए हम यूपी टेट का ये नया स्टार्ट कर रहे हैं बैच। और ये हमारा जो जैसे सीटेट टॉपिक वाइज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वैसे शुरू से ही हम टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या शुरू से टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहाँ से प्रीवियस ईयर में कितने सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। भैया हम जो यूपी टेट है उसके नोटिफिकेशन का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि आपको अगर याद होगा तो 2019 वाला जो हुआ था कि यूपी टेट के जस्ट एक ही महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम हो गया था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यूपी टेट के नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे और क्लास को हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारा चलता रहेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या होगा? स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। इसलिए पहले हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इसको धीरे धीरे, क्योंकि मैथ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और मैथ को हम एकदम बिल्कुल जीरो से, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं आज। और मैथ में जो पुराना आपका पैटर्न है उसी के हिसाब से चल रहा है फ़िलहाल। तो यूपी टेट में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। ठीक है, तो यूपी टेट में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। तो जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कराऊँगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। और अगर ये जो आप यूपी टेट जो दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड को दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन को हम फर्स्ट को ही दिखाएंगे, फर्स्ट को करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो सेकंड लेवल क्वेश्चन है, जब एक बार आपका ये बेसिक मजबूत हो जाएगा, नॉर्मल वाला खत्म हो जाएगा, तब लास्ट में सेकंड वाले को हम कर लेंगे जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर सुपर टेट ही कर रहे हैं, तो ये एक अलग से मैथ की वीडियो होगा जो कंप्लीट उसमें दिखाओगे ऑल इन वन मैथ क्लास। ठीक है, ऑल इन वन मैथ क्लास, वहाँ परसेंटेज की 2 क्लास हो गई है। वहाँ से आप एडवांस चीज़ों को देख सकते हैं। अगर CHSL के लिए है, CPO के लिए है, या बैंक रेलवे क्लर्क के लिए, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े एग्जाम को टारगेट करते हुए उसको बनाया जा रहा है और वहाँ से आपका सुपर टेट का भी काम हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हमने संख्या पद्धति का नाम नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि संख्या पद्धति के अंदर जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे बस हमको उसको पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए, दिख रहा होगा क्रमिक संख्या, तो संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आता है। संख्या क्या होती हैं? जो 0, 1, 2, 3, 4 जो होता है इसको हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक। जब अलग अलग हो तो इसको अंक कहेंगे, जब एक साथ ये ज्वाइंट हो जाता है तो क्या बन जाता है? संख्या। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो इसे क्या कहेंगे? हम अंक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे अंक कहेंगे। लेकिन अगर यही जुड़ के 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? हम संख्या कहेंगे। ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखा कि स्थानीय मान और जाति मान से क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसको हम लास्ट में रखें। इसके बाद वही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। आपको काल्पनिक संख्या को पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है? आपको काल्पनिक संख्या को पढ़ना नहीं है। इसे रियल नंबर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे रियल नंबर कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर। आपको वास्तविक संख्या को पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होता है दशमलव और एक होता है पूर्णांक। एक होता है दशमलव, एक होता है पूर्णांक। दशमलव का सेंस क्या कहेंगे भैया? दशमलव का मतलब क्या होता है? आपको देगा 0.1 या 2.5 या 6.5 या दे देगा 0.35 के ऊपर बार दे देगा, या 2.35 दोनों के ऊपर बार दे देगा, या देगा 3.468 के ऊपर, यहाँ पे 5 के ऊपर बार दे देगा। तो ये क्या कहलाएंगे? सब दशमलव संख्या कहलाएंगी। समझ में आया? दशमलव संख्या क्या हो गई? 3.465, 2.35 के ऊपर बार, 0.35 के ऊपर बार। देखो यहाँ पे बार नहीं है और यहाँ पे बार दिख रहा है, इस पे बार नहीं है, इस पे बार दिख रहा है। अच्छा, बार का मतलब क्या है? बार का मतलब क्या है इसको समझिए। तो आपको समझ में आ गया कि दशमलव संख्या क्या होती है। आपको बात समझ में आ गई कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं।
दशमलव संख्या की दो कैटेगरी होती है, दशमलव संख्या की दो कैटेगरी होती है। दो कैटेगरी में एक होता है पुनरावृत्ति और एक होता है अनुरावृत्ति। क्या होता है? दशमलव आपने समझ लिया, दशमलव में एक होता है पुनरावृत्ति, एक होता है अनुरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब किसी संख्या की बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो किसी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो, उसे क्या कहेंगे? पुनरावृत्ति। तो जिसके जिसके ऊपर बार लगा है उसको हम किस में डालेंगे? पुनरावृत्ति में। और जिसके जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको किस में डालेंगे? हम अनुरावृत्ति में। आप ये कह सकते हैं कि वो भाग जो पूरी तरह कट जाए, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं कि वो भाग जो पूरी तरह क्या हो, कट जाए, वो क्या कहलाएगा? अनुरावृत्ति। जो नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा? पुनरावृत्ति। दो चीजें समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या बताया कि वास्तविक संख्या में दो तरह से होते हैं, एक होता है दशमलव संख्या, एक होता है पूर्णांक। दशमलव में क्या होता है कि जिसको दशमलव में लिखा जाए वो दशमलव संख्या है। आप ये भी कह सकते हैं भिन्न, जो भिन्न वाली संख्या है उसको भी आप दशमलव में डाल सकते हैं। भिन्न वाली संख्या को क्या कहेंगे? दशमलव में हम डाल देंगे। तो इसमें दो तरह से होते हैं, जो पूरी तरह कट जाए उसे कहेंगे अनुरावृत्ति, जो पूरी तरह ना कटे उसे कहेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति किसी संख्या के ऊपर हम बार क्यों लगाते हैं? ये बार इसलिए लगाया जाता है कि जब ये संख्या बार बार रिपीट हो, 3 5 3 5 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बार बार लिखने से अच्छा है इसके ऊपर बार लगा देंगे। जिसका जिसका रिपीटेशन होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये क्या कहलाएगा? हमारा पुनरावृत्ति। समझ में आ गया? दो तरीका यहाँ क्या हो गया? पुनरावृत्ति मतलब जिसका रिपीटेशन बार बार हो, चाहे सिंगल नंबर का रिपीटेशन हो, चाहे डबल नंबर का हो, चाहे ट्रिपल नंबर का हो, रिपीटेशन हो रहा है तो किसमें कहलाएगा? पुनरावृत्ति में। रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बार बार नहीं रिपीट हो रहा है तो क्या कहलाएगा? अनुरावृत्ति। अनुरावृत्ति में इसमें से क्या, देखो इसको, इसको और इसको हम किस में डाल देंगे? अनुरावृत्ति में। 0.1 2.5 6.5 किस में डाल देंगे? हम अनुरावृत्ति में डाल देंगे। और जिसके जिसके ऊपर बार लगा वो किस में आ जाएगा? पुनरावृत्ति में आ जाएगा। आशा करता हूं भैया यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब एक है हमारा पूर्णांक, एक क्या है हमारा? पूर्णांक। अब पूर्णांक में देखिए क्या होता है, एक पूर्ण संख्या देखियो, ये होता है, ये पूर्ण संख्या होता है और ये पूर्णांक होता है। इसी दोनों में आपको कंफ्यूजन होता है। चलिए, तो पूर्णांक क्या होता है भैया? पूर्णांक हम उसे कहते हैं जिसमें जीरो से लेके ऋण वाला और धन वाला दोनों चीज दिया हो। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं पूर्णांक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। पूर्णांक का मतलब -2 -1 0 1 2, मतलब वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी जो माइनस से जीरो को लेते हुए प्लस तक जाएं। क्या बातें समझ में आ गई? पूर्णांक हम उसे कहेंगे जो माइनस से लेके जीरो तक और जीरो से लेके प्लस तक जाए, जिसमें माइनस वाला भी हो और उसके साथ जीरो भी हो और 1 2 भी हो तो क्या कहलाएगा? तो हम कह सकते हैं घन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को मिला के जो बनता है हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस वाला भी हो, जिसमें प्लस वाला भी हो और उसके साथ साथ जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो पूर्णांक नहीं होगा। तो जीरो को आप हल्के मत लीजिए। जीरो के साथ साथ कोई भी संख्या माइनस में या प्लस में हो तो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ये जरूर नहीं कि 2 है तो 3 है 4, सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो। अगर कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में माइनस के साथ साथ प्लस वाला भी हो और प्लस के साथ साथ जीरो भी हो तो क्या कहलाएगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दे रहे हैं कि मान लो 2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? इस पूरे संख्या के ग्रुप को क्या कहेंगे? क्या पूछना चाह रहे बताइए फिर से? क्रम में भी हो तो? क्रम में भी हो तो भी चलेगा, क्रम में न हो भी तो भी। यहाँ पे क्रम में है तो हमने दिखा दिया क्रम में, यहाँ पे क्रम में नहीं है तो भी ये क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। इसलिए हम एग्जांपल दे दिए कि देखो यहाँ 2 आगे आ गया, 5 यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ प्लस वहाँ चला गया, उससे मतलब नहीं है। बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्लस वाला होना चाहिए, माइनस वाला होना चाहिए, साथ में जीरो होना चाहिए, चाहे वो कोई संख्या हो। बात समझ में आ गई? चाहे कोई संख्या हो, प्लस वाली हो, जीरो और माइनस हो तो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। अच्छा, आप तो इसको पढ़ लिए थे पुनरावृत्ति अनुरावृत्ति, इसका 2 पार्ट था। अब पूर्णांक का भी 3 पार्ट है। पूर्णांक अभी क्या है? 3 पार्ट है। जब केवल ऋण वाला एक साथ आएगा तो उसे क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक कहेंगे। जब केवल ऋण वाला एक साथ है उसे क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। जैसे हम कह देते हैं
-3 -2 -1, तो ये क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक कहलाएगा। बस -3 -2 -1 क्या कहलाएगा? केवल ऋण पूर्णांक, मतलब इसमें केवल ऋणात्मक चीज नहीं लिया जाएंगे। वो कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। अगर वो ऋणात्मक में है तो उसे ऋण पूर्णांक हम कहेंगे, और धनात्मक वाला सेम है तो इसी तरह से क्या कहेंगे? धन पूर्णांक कहेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 हो तो क्या कहेंगे? घन पूर्णांक कहेंगे। बात समझ आ गई? अब आइए, तो आपको ऋण पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया, सब में ऋण ऋण होना चाहिए। घन पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया, सब में क्या होना चाहिए? घन घन होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो घन पूर्णांक में भैया दो चीजें होती हैं। घन पूर्णांक में देखिए दो चीजें होती हैं, और घन पूर्णांक से क्या क्या बनता है इसको भी समझ लीजिए। तो अभी हम नीचे वाले ग्राफ पे नहीं आ रहे हैं, अभी सामने चल रहे हैं। ऋण पूर्णांक बात खत्म, जीरो अपने आप में अलग है। घन पूर्णांक को क्या कहते हैं? अगर घन पूर्णांक के साथ जीरो जुड़ जाए, घन प्लस घन पूर्णांक, अगर घन पूर्णांक के साथ जीरो जुड़े तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। घन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। जब 1 2 3 4 5 है तो क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या। अब इसमें जीरो प्लस धन को जोड़ दिए, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? बस केवल 1 2 3 4 5 6 7 हो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो यहां तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम सोच रहे हैं आगे चलने, ठीक है ना। जब अकेला रहेगा तो प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या जीरो ऐड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएंगे? जो ये पूर्ण संख्या ये कहलाएंगे पूर्ण संख्या में। भैया आपको जीरो को ऐड कर लीजिए। देखिए यहां थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए, इसमें घन पूर्णांक में दो चीजें होती हैं। घन पूर्णांक में देखिए, घन पूर्णांक मतलब जब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, कहां तक जाए? अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जब प्राकृतिक संख्या हम ये कह देंगे जब जीरो अब प्लस क्या? प्राकृतिक संख्या, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, या तो ये दो जीरो के साथ साथ अगर प्राकृतिक संख्या तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। ये बात आपको समझनी, क्वेश्चन नहीं फंसाता है, ध्यान दीजिए। जीरो के साथ केवल प्राकृतिक संख्या होंगी तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। लेकिन यहां पे माइनस के साथ जीरो और प्लस वाली हो तो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर प्लस माइनस हो और क्या हो? जीरो हो, वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। जिसमें प्लस वाली सी संख्या हो, माइनस वाली भी संख्या हो, क्या कहलाएगा? साथ में जीरो तो पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो? जीरो के साथ केवल केवल प्लस वाली संख्या हो। अब प्लस वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्लस वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर जीरो प्राकृतिक संख्या के साथ जुड़ जाएगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जीरो प्राकृतिक संख्या के साथ जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ देख लेते हैं घन पूर्णांक। घन पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी आती है। जो घन पूर्णांक उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। जो धनात्मक होता है उसे क्या कहेंगे? धनात्मक कह लीजिए या घन पूर्णांक कह लीजिए, दोनों की बात एक ही है। घन पूर्णांक, पूर्ण संख्या। अच्छा आते हैं अभाज्य। अभाज्य का मतलब क्या होता है? केवल दो गुणनखंड। ऐसे नंबर जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। जैसे में दो में दो गुणनखंड है कि नहीं? ये एक है इसमें और दो है, इसमें भी क्या है? एक है और तीन है, और इसमें भी क्या है? एक है और पांच है। तो क्या कहलाएगा? केवल दो गुणनखंड। और यहाँ पे भाज्य संख्या मतलब जिसमें क्या हो? दो से अधिक गुणनखंड हो। देखो इसका क्या होगा? इसको अगर हम तोड़ना स्टार्ट करें, 8 को तोड़ देते हैं तो 2 भी होगा, 4 से भी कटेगा, और 8 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। तो देखो 2 से अधिक हो रहा है तो क्या कहलाएंगे? जब 2 से अधिक होंगे तो क्या कहलाएंगे? भाज्य। जब 2 से कम होंगे तो क्या कहलाएंगे? अभाज्य। अच्छा, ये पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा, भाज्य अभाज्य समझ लिए, तो यहाँ पे सहअभाज्य समझ लिए। सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य वे संख्या होती हैं जिसमें केवल एक क्या होता है? उभयनिष्ठ, मतलब एक बस केवल कॉमन होता है। जिसमें क्या, देखो इन दोनों में एक कॉमन है, इन दोनों में एक कॉमन है। तो ये सहअभाज्य उसे कहते हैं कि कोई युग्म होता है, कोई नंबर का जोड़ा होता है, और उन दोनों नंबर के बीच केवल क्या पाया जाता है? एक उभयनिष्ठ होता है। वो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य। जैसे देखो यहाँ पे आगे हम बढ़ाते हैं बात को। अगर हम ये कहें कि देखिए 2 और 5 में क्या है कॉमन? एक कॉमन है। 3 और 7 में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। ऐसे में और बना सकते हैं 11 और 13,
11 और 13 में क्या कॉमन है? केवल एक कॉमन है। तो इसमें बस उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो एक कॉमन उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ कहते हैं। और ये दोनों क्या है? अब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ मतलब एक के अलावा, केवल वन के अलावा कोई इन दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। अगर मान लो अगर 2 और हम 4 लिख दिए, 2 और 4 लिख दीजिए, तो इन दोनों में एक कॉमन हो रहा है, और ये देखो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जा रहे हैं। तो मतलब एक क्या है? ये आपका सअभाज्य नहीं है। ये 1 से भी कट रहा है दोनों, और ये 2 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है? यह सअभाज्य नहीं है। केवल 1 से कटना चाहिए दोनों, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे। तो आप ये कह सकते हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, आप समझिए अच्छी तरह से इसको, जो अभाज्य संख्या है इसी में कोनो 2 उठा के भैया जोड़ा बना लेगा तो क्या कहला जी? सअभाज्य कह जाएगा। इसी में से अगर 2 3 को उठा लीजिए, चाहे 3 5 को उठा लीजिए, चाहे 5 3 को उठा लीजिए, इसी का जो केवल अभाज्य संख्याओं का समूह ले लेंगे तो भी कह देंगे। लेकिन केवल 2 संख्या होनी चाहिए। ग्रुप में कितनी संख्या होनी चाहिए? केवल 2 संख्या होनी चाहिए, और दोनों केवल 1 से कटनी चाहिए और किसी से नहीं कटनी की, वही क्या क्या लाएगा? सअभाज्य। भाज्य मतलब, अभाज्य मतलब केवल 2 गुणनखंड, भाज्य मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड, सअभाज्य मतलब 2 जोड़ा रही लेकिन दोनों के जोड़ा में बस का कॉमन 1 होगा। दोनों संख्या किससे कटेंगी? 1 से। अब आते हैं परिमेय और अपरिमेय में। यहां से आपका क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया, क्या पूछा गया है? पाई। आपसे पूछा क्या गया है? पाई। पाई का मान होता है 22/7। अगर आपके एग्जाम में 22/7 लिख के आएगा तो समझिएगा क्या ऑप्शन सही होगा हमारा? परिमेय वाला। अगर पाई लिख के आएगा तो क्या सही होगा? अपरिमेय वाला। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भैया, पाई होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या में देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जिसको हम p/q के रूप मतलब जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको अंश और हर के रूप में हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। और जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय को पाई जरूर याद करके रखिएगा, ठीक है? पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, सिंगल अंडर हो सकता है, कभी कभी 2 अंडर रूट भी एक साथ हो सकते हैं। याद रखिएगा, 2 अंडर रूट एक साथ हो, चाहे सिंगल अंडर रूट एक साथ हो, चाहे क्या पाई हो, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई? अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे, या पाई हो, या तो सिंगल अंडर रूट में हो, या तो माइनस वाला अंडर रूट में हो, चाहे प्लस वाला अंडर रूट में हो, दोनों हमारा क्या होगा? वह अपरिमेय। चाहे जोड़ा में हो प्लस, चाहे जोड़ा में हो माइनस, तो भी क्या होगा? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, इस बात को याद रखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, इस बात को याद रखिए। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। और भाज्य सब समझ में आ गया। अब चलते हैं हम सम और विषम पे। सम और विषम जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा इसके बाद आएंगे स्थानीय मान और जाति मान पे, ठीक है? वहां से 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद कल पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। यहां से 2-3 चीजें आपको याद करना है। एक तो 2 को पकड़ के चलना है। अब आते हैं सम और विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपके यूपी टेट में या सी टेट या सुपर टेट में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे चीज वहीं से हम उठा के लाए जो आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, ठीक है? चलिए अब आते हैं, हम पढ़ते हैं सम और विषम संख्या के बारे में। किसके में? सम और विषम। देखिए भैया, सम और विषम। सम हम किसे कहते हैं? सम उसे कहते हैं जो 2 से क्या हो? कट जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? जो 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम। जो 2 से ना कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। अब बात आती 1, ठीक है ना? अब बात आती है 1। अभी हमने बताया आपको अभाज्य संख्या। अभी हमने क्या बताया? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? 2 थी। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। यहीं से बार बार आपको क्वेश्चन फंसाता है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बार बार लोग पूछते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या क्या है, तो आप 2 बता देते हैं, तो सामने वाला कहता है भैया 2 तो सम संख्या है। तो आपको ये भी कहना है कि भैया 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है। क्या है? 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है। विषम वाली बात जो 2 से न कटे तो 1 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं। अच्छा, अब यहां से देखो भैया क्वेश्चन क्या बनता है।
समझ में आया? ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1, आज अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो भी क्या हो जाएगा? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी विषम संख्या भी क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। इस बात को याद रखिए। और सबसे छोटी संख्या सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सेम होता है। आगे बढ़े, चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं जहां से क्वेश्चन आपका पूछता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा भैया, आपको 2 को पकड़ के रखना है, आपको 1 को पकड़ के रखना है, ठीक है, और आपको किसको पकड़ के रखना है? अभाज्य संख्या को, सम विषम, 2 चीजें आपको, 2 भूलना नहीं कहाँ कहाँ आता है, 1 को भूलना नहीं कहाँ कहाँ आता है, 0 का महत्व कहाँ का है, इस बात को याद रखिए। अगर 0 प्राकृतिक संख्या के साथ जुड़ गई तो पूर्ण घनात्मक संख्या हो जाएगी, और 0 के साथ साथ माइनस, प्लस और माइनस दोनों चीजें आ गई तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। इस बात को आपको पकड़ के रखना है। सम, इसको सम भी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? अभाज्य भी कहेंगे। इस बात को याद रखिए। इसको प्राकृतिक भी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक के साथ साथ क्या कहेंगे? विषम संख्या भी कहेंगे। ठीक है ना? इस बात को आपको याद करके रखना है और यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा? आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, पाई से आ जाएगा। जब पाई कहेगा तो अपरिमेय, लेकिन जब पाई का मान लिख दे 22/7 तब क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। मैं इतना फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यही पाई बार बार पूछता है। 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 1 आ जाता है, इसलिए इसमें हम इतना फोकस कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब लेते हैं यहां से भैया, सम हो गया, विषम हो गया। अब आते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान पहले समझ लेते हैं, फिर जाति मान समझ लेते हैं। जाति मान इसी जातीय मान, और जाति मान को हम अंकीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकीय मान। 2 चीजें आपको यहाँ से पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। सीटेट भी पूछता है, यूपी टेट भी पूछता है, क्या पता सुपर टेट में पूछा जा सके, क्योंकि सुपर टेट अभी तो एक ही बार हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। कोई भी संख्या अगर आपको दी है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, दे दिया क्या? 3, 6, 9, 5, 3। कोई भी संख्या आपके पास हो, 4, 5, 6, 9, 2, जिसका आपको स्थानीय मान पता करना हो। अगर जाति मान पूछे, पहले जाति मान समझ लीजिए, अगर जिसका जाति मान पूछे वो वही अंक होता है। जाति मान का मतलब वही सेम अंक, चाहे अंकीय मान बोले चाहे जाति मान। अगर इसमें कह दिया 4 का जाति मान तो 4 ही होगा, इसमें कह दिया 9 का जाति मान तो 9 ही होगा, इसमें कह दिया 9 का जाति मान तो 9 होगा, इसमें बोल दिया 6 का जाति मान तो 6 होगा। जाति मान क्या होता है? वो सेम संख्या वही होती है। जिसका पूछे तुम डायरेक्ट भैया उसी को लिख देना, वही आपके क्या हो जाएगा? जाति मान। अब बात आती है स्थानीय मान। स्थानीय में अगर पूछ दे इस संख्या में 4 का स्थानीय मान तो 4 आप लिखिए और पीछे जितना संख्या बचा उतना 0 लगा दीजिए। यहाँ पूछ दिया कि 6 का स्थानीय मान बताइए तो 6 लिखिए, पीछे 3 नंबर है तो 3 0 कर दीजिए, आपका स्थानीय मान निकल गया। अगर यहाँ पूछे 5 का स्थानीय मान तो यहाँ 5 लिखिए, पीछे 3 नंबर तो 3 0 लगा दीजिए, स्थानीय मान हो गया। यहाँ से पूछ दिया 3 का स्थानीय मान बताइए तो 3 लिखिए और 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पूछ दिया 9 का स्थानीय मान तो 9 लिखिए, 2 0 पीछे तो 2 0 यहाँ से क्या करिए? चिपका दीजिए। आपको स्थानीय मान और जाति मान समझ में आ गया होगा। स्थानीय मान का सेंस ये होता है भैया, संख्या जहाँ पे हो उसको वहीं पे लिखिए और उसके पीछे जितने नंबर है सबको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। ठीक है, सबको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। आपका वहीं से क्या निकल जाएगा? स्थानीय मान। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए। जाति मान और स्थानीय मान पर क्वेश्चन कैसे बनता है? आपके जाति मान और स्थानीय मान से 3-4 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्थानीय मान और जाति मान, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? या तो दोनों का या तो प्लस आ सकता है, या तो माइनस आ सकता है, या तो गुणा आ सकता है, या तो भाग आ सकता है। यहां से इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको केवल स्थानीय मान से पूछ देगा इसमें से कुछ भी, और कभी कभी आपको जाति मान से पूछ देगा, और कभी कभी स्थानीय मान और जाति मान को मिला के
तब ये पूछ सकता है। बात समझ आई? कभी कभी स्थानीय मान से 1 2 3 4 में से कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी जाति मान से इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी दोनों को मिला के इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हम कह दिए कि मान लीजिए मेरे पास 6 9 6 5 9 है, ठीक है। केवल स्थानीय मान से अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो स्थानीय मान, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता है ध्यान से वीडियो 2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। आज मैं बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे, बहुत अस्थाई से पढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर पूछ दिया केवल स्थानीय मान, कह दिया यहाँ पे 9 के स्थानीय मान, ठीक है, 9 के स्थानीय मान, कह दीजिए 9 के स्थानीय मानों का, स्थानीय मानों का आपसे योग पूछे या अंतर पूछे या गुणा पूछे या भाग पूछे, ये पूछ सकता है। यहाँ से पहला टाइप समझ में आया। यहाँ से लिखेगा 9 के स्थानीय मानों का योग पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे गुणा पूछे, चाहे भाग पूछ सकता है। पहली बात समझ में आ गई। तो पूछ दिया 9 के स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान 9 लिखिए, 1 2 3 है तो 1 2 3। अब ये लास्ट में है ये 9। ऐड पूछे तो ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट पूछे तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई पूछे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड पूछे तो डिवाइड कर लीजिए। बात समझ में आ गई। आप देखिए अगर इसी में से ये तो 1 नंबर का पूछ लिया, अब कभी कभी क्या करेगा, पूछ देगा कि 5 के, अब यहां से क्वेश्चन घुमा देगा 9 के और 5 के स्थानीय मानों का आपका योग पूछ सकता है, माइनस पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं स्थानीय मान और जाति मान का, ठीक है। अच्छा स्थानीय मान जाति मान का मिला के बना दें तो यहाँ से बोल देगा कि इसमें बताइए 5 के स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान हुआ जाति मान हो, जाति मानों का या जाति मान का। अब आपसे अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है। अब हमको लगता है ये चीज़ें समझ में आपको आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से आए और किस किस सन में, ठीक है। एक चीज़ और आप याद रखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या और क्या होता है छोटी से छोटी संख्या, दो चीज़ें यहाँ से याद रखिए। यहाँ से जैसे स्थानीय मान और जाति मान से क्वेश्चन बनता है, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जब 1 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 9 लिखना, 2 अंक कहेगा तो 99, 3 अंक कहेगा तो 999, 4 अंक कहेगा तो जितना बार कहेगा उतनी बार 9 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 अंक की छोटी संख्या बोलेगा तो 0 मत लिखिएगा भैया, क्या लिखना है, 1 लिखना है, 0 मत लिखिएगा। 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 अंक कहेगा तो 1 0 बढ़ा देना, 3 अंक कहेगा तो 2 0, 4 अंक कहेगा तो जितना कहता जाएगा पीछे 1 1 0 बढ़ाते हम चले जाएंगे तो ये हो जाएगी छोटी से छोटी संख्या और ये हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। अब इन्हीं में से आपको चाहे वो प्लस करने के लिए कह देगा, चाहे माइनस करने के लिए कहेगा, चाहे गुणा करने के लिए कहेगा, चाहे भाग करने के लिए कहेगा। तो यहाँ से बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देखते हैं। कह रहा है भैया देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये यूपी टेट में पूछा गया है 1715.271 में स्थानीय मानों का अंतर, में स्थानीय मानों का अंतर बताइए। पूछा है स्थानीय मानों का अंतर। आपके पास ऑप्शन दे दिया, ए बराबर, ए दिया है 0, बी दिया है 700, सी दिया है 700.07, अब दिया है 699, मतलब डी बराबर आपको दिया है 699.93। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अब नहीं पता तो आप 2017 का देख लीजिएगा पेपर, 2017 या 18 में पूछा गया है। तो मैं बस एक ही क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन, एक बार 2 बार छोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। कह रहा है में स्थानीय मानों का अंतर। अच्छा, इसमें किसका, 1715.271 में स्थानीय मानों का अंतर किस संख्या का भैया,
ये कह रहा है 1715.27 में स्थानीय मानों का अंतर। यहाँ पे हमको लगता है 7 की पूछ दिया। किसका पूछा है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है ना। 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अगर 7 के स्थानीय मानों का अंतर देखें हम तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो 700 पॉइंट, ठीक है ना। फिर मान लो यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं। इसका निकालेंगे तो 70। अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। 10 में से 7 ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 में से 7 ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 10 और यहाँ 9 बच गया। और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा? यहाँ पे 10 था तो दे दिया, वहाँ पे तो 9। यहाँ पे भी क्या बच जाएगा? 9। यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखो 6999.930। हमने बताया था जब ऐसी कोई संख्या लिखी हो, जब हम दशमलव पढ़ाएंगे भैया तब आपको बताएंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई संख्या लिखी हो, अगर बीच में दशमलव हो तो आगे का 0 का कोई मतलब नहीं होता है और पीछे का 0 कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई संख्या 30, 40, 50, 60 अगर ऐसे करके लिखी हो, अगर यहाँ पे मान लीजिए दशमलव हो तो आगे के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, पीछे का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसके बीच में जो 0 होते हैं उन्हीं का मतलब होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आज आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हाँ, आगे चाहे कितना भी 0 आगे पीछे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे चाहे कितना भी 0 जाए, चाहे यहाँ पे कितना भी 0 जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन 0 का अगर कोई संख्या आ गई तो उसके अंदर जो आएंगे उसका मतलब होगा। संख्या के अंदर अगर कोई 0 आ गया तो जैसे मान लो यहाँ पे 0 0 0 है, अगर यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 3 0 0 0, यहाँ पे 5 6 आ गया, अगर यहाँ आ गया दशमलव, यहाँ पे आ गया, अगर इधर 0 है तो इधर कितने भी 0 इससे मतलब नहीं है। इधर भी अगर आपको कितना भी 0 दे दें इससे मतलब नहीं है। लेकिन इस अंक के बाद अगर कोई 0 आता है तो उसका महत्व होगा, और यहाँ अंक के बाद जो 0 आता है उसका महत्व होगा। तो अंक से पहले जो आए उसका महत्व है, जो अंक के बाद आए उन 0 का महत्व है। लेकिन एकदम बिल्कुल आगे आ जाए तो उस 0 का कोई मतलब नहीं है, या बिल्कुल पीछे 0 आ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आएगी। ये आपकी यूपी टेट क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके आए थे। जैसे हमने 2 का बता दिया तो एक क्वेश्चन वो था हमने लिखा ही नहीं, एक पाई वाला था वो भी हमने लिखा नहीं, वो भी यूपी टेट में पूछा गया। आपका पाई पूछा था यूपी टेट में और आपका 2 पूछा था यूपी टेट में, इन दोनों को हमने लिखा नहीं। एक स्थानीय मान क्वेश्चन बस हमने दिखा दिया, और बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन और थे स्थानीय मान में। और आप देखेंगे तो सीटेट के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है स्थानीय मान और जाति मान से अंतर, चाहे योग, चाहे गुणा, चाहे भाग। लेकिन अब तक एग्जाम में बस केवल अंतर पूछा गया है, और क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है। मतलब जोड़ और घटाना पूछा गया है, गुणा और भाग अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए कि प्लस के बाद माइनस के बाद गुणा भी पूछ सकता है और क्या भाग भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा भैया क्योंकि ये लगातार चलने वाली क्लास यूपी टेट का, ये मैथ का एकदम एक तरफ चलेगा। मैथ के बाद हमने साइकोलॉजी भी चलाऊंगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट सबका धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो हम सोचे कि कम से कम मैथ ही चला देते हैं, क्योंकि मैथ में सबको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले मैथ को स्टार्ट करते हैं, और बाकी आप अगर देखेंगे सीटेट का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ साइकोलॉजी भी अब काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यूपी टेट को अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से अलग आते हैं। इसमें रट्टा रटाया वाला क्वेश्चन आता है और उसको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलिए।